नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व खाद्य दिवस। गोभी वर्गीय फसलों में कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। आज पूरे विश्व में खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में भुखमरी को खत्म करना। लेकिन विश्व में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के इतने साल बाद आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को हम 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करवा पाए हैं। लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है। बात चाहे विकासशील देशों की हो या विकसित देशों की, सब जगह हालात कमोबेश रूप से एक समान ही हैं। सी फूड नाउ फॉर अ हेल्थ टुमारो, यानी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन के उद्देश्य के साथ इस साल भी हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं। तो इस विश्व खाद्य दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व समाज के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। विश्व में लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वे कुपोषण के दायरे से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी सकें। लोगों को संतुलित भोजन मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो। दिन पर दिन विश्व की जनसंख्या में हो रही वृद्धि और खाद्य पदार्थों के सीमित भंडार को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने साल 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में भुखमरी खत्म करना, और इस वर्ष की थीम है विश्व में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। बात चाहे विकासशील देशों की हो या विकसित देशों की, सब जगह हालात कमोबेश एक समान ही हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल फिर से हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है। भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर ये भी है कि गोदाम में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। कोविड महामारी ने देश में कुपोषण की स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 107 देशों की लिस्ट में 94वें नंबर पर है, जिसे बेहद गंभीर माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रसिद्ध स्वास्थ्य मैगजीन लांसेट के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है। वहीं देश का हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। इसके अलावा भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार देश में 9,03,000 से अधिक गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। एक तरफ दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के घरों में, होटलों में,
शादी ब्याह और पार्टियों में बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की आबादी 2050 तक 9 अरब हो जाएगी, जिसमें करीब 80% लोग सिर्फ विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष कुपोषण के इस गंभीर मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं के जरिए साल 2024 तक विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिया जाने लगेगा। इसका लक्ष्य देश की एक बड़ी आबादी से पोषण की कमी को दूर करना है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारें जरूरी कदम तो उठा रही हैं। योजनाओं का लाभ उठाकर देश के किसान भी इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए। जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं। खेतीबाड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके किसान न केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश से भुखमरी खत्म करने और लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान ही है देश का अन्नदाता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी। तो भौंकना शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में गोभी वर्गीय फसलें बढ़वार की कई अवस्थाओं पर हैं और इस समय फसल पर कई हानिकारक कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल के उत्पादन और क्वालिटी को कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। आज आपसे फूल गोभी के बारे में, उनके रोगों एवं कीटों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते फूल गोभी की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप कैसे करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों की 35 से 40 दिनों की अभी तक हो गई, जो कि वनस्पतिक वृद्धि करके फूल आने की स्थिति में है, तो इसलिए जैसे रोग डाउनी मिल्ड्यू, जो कि फूल गोभी का काफ़ी भयानक रोग है, ये डाउनी मिल्ड्यू रोग को मेदोरोबल आसिता रोग भी कहा जाता है। ये कवक जनित रोग है। इसके लक्षण ये कि डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, इनकी पिछली पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी रंग के फफूंदी हो जाती है। और इस रोग से बचने के लिए जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको खेत से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जिस डाउनी मिल्ड्यू जिस फील्ड में बीमारी है, वहाँ पर फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रासायनिक तौर पे देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डेजीन का उपयोग करना चाहिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ उपयोग करना चाहिए।
अब मैं बात करना चाहूँगा फूल गोभी के दूसरे रोग के बारे में, जो कि ब्लैक रॉट जिसे बोलते हैं, काला विघटन। ये ऐसा रोग है, इसमें पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद धीरे धीरे ये फूल गोभी के फूल पे भी इसका असर होने लगता है, जिससे कि फूल गोभी का पूरा फूल नष्ट हो जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो एक उचित होना चाहिए और पौधों की दूरी उचित होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए, या फिर आसानी की बात करें ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए 3 ग्राम पर लीटर। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा फूलगोभी की फसल में रस चूसक और DBM कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है, जो कि फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप कैसे करें समय रहते इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूल गोभी में काफ़ी हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। माहो हुआ है जो पहला कीट है, बहुत काफ़ी हानि पहुंचाता है। हरे रंग का होता है, इसको चेपा नाम से भी जाना जाता है। ये फसलों के निचली पत्तियों पर आक्रमण करता है। निचली पत्तियों को आक्रमण करके निचली पत्तियों का रस चूसने के अलावा तनों पर भी बैठ के रस चूसता है, और ये धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा खत्म कर देता है प्लांट में, और धीरे धीरे प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तथा इसको नियंत्रण कर ले कि जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो जैविक नियंत्रण में इसको नीम ऑयल से हम 5 मिलीलीटर पर लीटर में मिलाया जा सकता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए हम पीले चिपचिपे प्रपंच की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि कीटों को रोकथाम की जा सके। रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो है बहुत ही भयंकर कीट होता है फूल गोभी वर्गीय में, जो कि डायमंड ब्लैक मॉथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% फसलों को नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों के निचली सतह पे पाया जाता है सिरसों पे, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। जो इनकी लार्वा होता है वो भी हरे कलर की होती है, जो धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, और इससे 80 से 90% पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो डायमंड ब्लैक मॉथ के जो वयस्क कीट हैं उनको हम प्रकाश प्रपंच द्वारा या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नीम ऑयल से भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा हम रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक में क्लोरीपाइरीफास का यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव करना रहता है पूरी फसल में, जिससे कि इस कीट से हम लोग आसानी से नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के साथ वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों की कटाई करें और अच्छी तरह से धूप में सुखाकर ही थ्रेसिंग करें। चना सरसों की बुआई के लिए खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायन की व्यवस्था करें। किसान भाई सरसों या राया की बुआई के लिए बीज और खाद की व्यवस्था करें। सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, NRCHB 101, CH 52, T 59, RH 30, बायो 902, GM 2 और RH 819 का चयन करें। चने की बुआई के लिए
उन्नत किस्मों के बीज और खाद की व्यवस्था करें। चने की उन्नत किस्मों में C235, RSG 44, RSG 888, RSG 896, GNG 1488, RSG 974, GNG 1958 और GNG 663 का चयन करें। फसल को जड़ गलन रोग से बचाने के लिए बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। प्याज की पौध तैयार करने के लिए क्यारियां तैयार करें। प्याज की उन्नत किस्मों में पूसा रेड, नासिक रेड, RO 252, हिसार प्याज 3, उदयपुर 102, पूसा व्हाइट फलेट और अकोला सफेद का चयन करें। 1 हेक्टेयर में फसल लगाने के लिए 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। सौंफ की RF 125, RF 143, RF 101 उन्नत किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पवई, जिला हनुमानगढ़ के सरोज कुमार ने। आपने गन्ना की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। डिस्कस कर रहे हैं आज गन्ने की मुख्य बीमारियां और उनके लक्षण। तो जो सितंबर और अक्टूबर में जो बीमारियां हैं, जो मुख्य बीमारियां गन्ने की हैं, एक बीमारी आती है लाल सड़न रोग। तो लाल सड़न रोग में आप देखेंगे जब खेत में जाते हैं, आपको पता है कि लाल सड़न रोग में पहले तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। दूर से यदि पहचानने के लक्षण, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पत्तियों पे बीच में से आपको भूरे रंग के या लाल भूरे रंग के आपको पत्तियों पे आपको धब्बे दिखाई देंगे और बीच में गन्ना पूरा आपका गन्ना बिल्कुल पिचक जाएगा और गन्ने का अंदर से यदि आप गन्ने को फाड़ते हो तो उसमें से आपको लाल रंग दिखाई देगा। और यदि उसको आप सूंघते हैं तो उसमें जैसे अपने एल्कोहलिक स्मेल, मतलब जो शराब में जो स्मेल आती है वैसी आपको स्मेल दिखाई देगी। और ख़ास करके बरसात के सीजन में और आगे ये बीमारी काफ़ी फार्मर्स को नुकसान करती है। गन्ना वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाली लंबी अवधि की फसल है जो वर्ष भर या उससे भी अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है। इस दौरान फसल जमाव, बढ़वार और विस्तार आदि अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की स्थिति में पहुंचती है। इन अवस्थाओं से गुजरते समय फसल अनेक प्रकार की व्याधियों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः गन्ने की फसल में रोगों द्वारा गन्ने की उपज में 18 से 31% तक की हानि देखी गई है, परंतु रोगों की महामारी की दशा में संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रोगों द्वारा की गई हानि से किसान और मिल मालिक दोनों ही प्रभावित होते हैं और किसान को अधिक हानि होती है। जो इसका जो बचाव के लक्षण है इस बीमारी के, हालांकि स्टैंडिंग क्रॉप में इससे बचाव के ज़्यादा आप उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गन्ने की आपको पता है कि बड़ी फसल है और गन्ने में स्प्रे करना इतना आसान नहीं है और उसका रिजल्ट भी कम आता है। तो सबसे पहले जब मेन तो यह है कि आपको बिजाई के टाइम में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको जो भी आप गन्ने की जो बीज लेते हो, मतलब जो सेट लेते हो बिजाई के लिए, वो बिल्कुल भी रोग रहित होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे खेत से लेनी चाहिए जिस खेत में लाल सड़न रोग ना हो। दूसरा ये होता है कि उसको आप सेट जो लेते हो उसको आप ट्रीट करो, मोस्ट एटी ट्रीटमेंट, जो आर्द्र गर्म हवा है उससे आप ट्रीट करो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए करो। तो तब बीमारी के सारे जो फंगस हैं, उसके स्पोर है वो खत्म हो जाएंगे और वो बीमारी आपको खेत में आपको कम से कम मिलेगी। खासकर बरसात के सीजन, जो अभी सीजन चल रहा है, इस सीजन में जैसे बीमारी ज़्यादा फैलती है। जिस खेत में ये बीमारी ज़्यादा है उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी दूसरे खेत में भी फैल जाएगी। कभी भी जो गन्ने
वाली जो इस बीमारी, जिस खेत में ज़्यादा बीमारी है उस खेत में जो रटून क्रॉप होती है वो रटून क्रॉप कभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको, किसान भाइयों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इससे आपको तभी बचाव आप कर सकते हो। जैसे दूसरी जो मेन बीमारी पहले हम जो सोचते थे, एक बीमारी आती थी जैसे हम पहले कभी कभी दिखाई देती थी, तो आप ये फोटो में आप देख रहे हो थोड़े लक्षण हैं, तो इसको हम पोका बोइंग बोलते हैं। तो पोका बोइंग को पहले हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि माइनर सी इसको बीमारी समझते थे, बट अभी जो किसान भाइयों के जैसी कंप्लेंट आ रही है और कुछ वैरायटियाँ इसकी ससेप्टिबल वैरायटियों में बीमारी बहुत ही ज़्यादा आने लगी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अब फार्मर को इसकी बीमारी से नुकसान होने लगा है। तो पोका बोइंग खासकर जैसे आपको जून महीने में या जुलाई महीने में आपको पोका बोइंग दिखाई देगी, और जिसका शुरू में आपको जो भी बीमारी दिखाती है तो ऐसे आपको कर्लिंग और ट्विस्टिंग आपको लीफ पे दिखाई देगा। बाद में आप देखोगे पत्ते आपस में ऐसे गुथ जाएंगे, अब इसकी ट्विस्टिंग हो जाती है पत्तों की ऐसे आपस में। ये इस बीमारी को पहचानने के इनिशियल लक्षण है। उसके बाद क्या होता है कि एक टॉप रोट स्टेज आती है जिसमें ऊपर से गन्ना आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से गन्ना गल गया है, और एक कट नाइफ स्टेज है, बिल्कुल कट नाइफ स्टेज पे आपको बिल्कुल कट सा दिखाई देगा। बट इस बीमारी की खास बात यह है कि जैसे जून जुलाई या अगस्त महीने में बीमारी दिखाई देगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा खेत में ये बीमारी धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाती है। पोका बोइंग रोग ये एक फफूंदी जनित रोग है जो प्यूजेरियम मोनलीफर्मी द्वारा फैलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगोले की पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ते हैं, जहां से पत्ती सड़कर नीचे गिर जाती है। संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर अगोले की सारी पत्तियां मुड़कर सूखकर गिर जाती हैं। गन्ने का ऊपरी भाग ठूंठ की भांति दिखाई देता है। पत्तियों के सड़कर नीचे गिर जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इससे किसान को हानि का सामना करना पड़ता है। बट किसान भाइयों की ये सलाह दी जाती है, यदि बीमारी आपके खेत में दिखाई दे तो उस टाइम पे आपको जैसे 0.2% कार्बनडाजिम का आप स्प्रे आप खेत में कर सकते हैं, 0.25% मैनकोजेब या डाइथेन M45 का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। एक विल्ट की बीमारी आती है जिसको हम सोका जैसे जनरल किसानों की भाषा में कहते हैं भाई सोका लग गया। सोका लगना भी क्या होता है कि जैसे उसमें क्या होता है कि आपको पत्ते शुरू में पत्ते पीले पड़ेंगे, ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे। जैसे ये गन्ना है, गन्ना बीच में से बिल्कुल खाली हो जाएगा, थोथा हो जाएगा। इसमें जो सोका लगेगा इसमें कभी भी आपको जो एल्कोहलिक जो शराब जैसी स्मेल है वो उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, और गन्ना बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा। इस बीमारी में जैसे कि वो बीमारी ज़मीन से स्टार्ट होती है, तो आपको वही एक तो सेट ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप जैसे सेट ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ट्राइकोडर्मा का आप यूज़ कर सकते हो, नीम कर्नल पाउडर है उसको 1.5 क्विंटल के हिसाब से उसमें आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस बीमारी में बचाव कर सकते हो। और क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फसल कम से कम 3 साल का 2 से 3 साल का फसल चक्र जरूर अपनाएं, जिस खेत में आपकी जो लाल सड़न है या सोका लग जाता है, विल्ट की बीमारी, इनमें आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। एक और बीमारी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी गन्ने की एक मुख्य बीमारी है जिसको जैसे हमने डिस्कस किया, समट बोलते हैं। समट में आपको जैसे आपका पूरा चाबुक नुमा एक ऊपर का जो लीफ है, यहाँ से एक चाबुक नुमा एक फ्लैग लीफ निकलेगा जिसको जैसे चाबुक सा होता है, वो पूरा एक ब्लैक पाउडरी मास से कवर होता है। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की चमकीली एक मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन रहती है, यदि वो मेम्ब्रेन फट जाती है तो पूरे खेत में उसके स्पोर फैल जाएंगे, और जैसे वो खेत में पूरे स्पोर फैल जाएंगे तो वो पूरे खेत में वो बीमारी काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको समट की बीमारी दिखती है जिसको हम कंडुआ बोलते हैं, तो उसको पहले तो उस मेम्ब्रेन को या उस प्लांट को बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं, उसको वैसे ही तोड़ के निकालते हैं तो मेम्ब्रेन टूट जाती है और पूरा स्पोर आपके खेत में फैल जाते हैं। तो उसको अच्छे से कवर करके किसी प्लास्टिक बैग में उसको पहले कवर करके फिर उसको खेत से बाहर निकालना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आपको सेट ट्रीटमेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो हेल्दी सीड आपको लेना है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 बातें आपको जो समट की बीमारी उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।